डियर स्टूडेंट, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक देख रहे हैं, मूल्य निर्धारण में समय तत्व। ये इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं एटलीस्ट उसमें आता है, आर्ट्स में भी है आपके और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है। मूल्य निर्धारण में समय तत्व कि हम जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमिनेट करते हैं तो ऑलमोस्ट हम दो ही चीज़ें देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, कि अकॉर्डिंग टू डिमांड और अकॉर्डिंग टू सप्लाई ही शायद प्राइस डिटरमिनेट होगा। पर जो समय तत्व होता है वह भी मूल्य निर्धारण में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोचोगे कि समय का मतलब घड़ी का समय, ये ऐसा कोई समय नहीं, उसमें यहाँ घड़ी का समय नहीं लिया जाता। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में समय से तात्पर्य होता है क्रियात्मक समय से। क्रियात्मक समय से होता है अर्थशास्त्र में जिस समय में मांग के अनुरूप पूर्ति में परिवर्तन करना संभव हो, कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग उसका प्राइस चेंज करने में एलिजिबल हो सके। तो जब कभी भी किसी वस्तु का प्राइस डिटरमिनेट किया जाता है तो ऑलमोस्ट सप्लाई में डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होने में कितना समय लगता है, एटलीस्ट उसको हम समय मानते हैं। और उस समय पर, उस समय का जो ड्यूरेशन होता है वो जितना लॉन्ग होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड और सप्लाई उन दोनों का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो आ जाता है। तो जब समय ज़्यादा होता है तो डिमांड पावरफुल होता है, और जब समय कम होता है, समय कम होता है तो डिमांड ज़्यादा पावरफुल होती है, और जब समय बहुत ज़्यादा होता है तो सप्लाई ज़्यादा पावरफुल फैक्टर होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हम डिमांड, सप्लाई और समय, इन तीनों चीज़ों को लेकर के ही कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई कि क्रियात्मक समय से होता है, वो आपका घड़ी का समय नहीं होता अर्थशास्त्र में। और क्रियात्मक समय वह होता है जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी पूर्ति के अनुरूप करना संभव हो सके, तो वही समय हमारा क्रियात्मक समय कहलाएगा। कि मुझे कितना टाइम पीरियड लगा कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड 10 कमोडिटीज़ है और इन 10 कमोडिटीज़ और मेरी अभी डिमांड सप्लाई जो वो 5 ही है, तो इस 5 को 10 के अकॉर्डिंग चेंज करने में मुझे कितना टाइम पीरियड लगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगा, वही समय तत्व कहलाता है। अब है पूर्ति को डिमांड के अनुरूप चेंज करने का टाइम जो होता है वही समय तत्व कहलाता है। पूर्ति को डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करने में जो टाइम लगता है, एटलीस्ट उसको ही हम मूल्य निर्धारण में समय तत्व जानते हैं। वही हमारा जो है वो टाइम पीरियड या टाइम लेग या टाइम एलिमेंट्स जो है वो कहलाता है। अब देखिए कि टी जितना कम, समय जितना कम है, मूल्य में मांग पक्ष का प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अब आपके पास समय नहीं है, यहाँ पर इसको चेंज करने का समय ही नहीं है। जब आपको किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को चेंज करना है, पर आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सप्लाई को चेंज कर सको, तो जब आपके पास टाइम जितना कम होगा, डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी प्राइस को डिटरमिनेट करने में। जब आपके पास किसी भी वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए डिमांड के अनुरूप समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो जब आपके पास समय बहुत कम होगा तो आपका जो है मांग पक्ष का उतना ही अधिक प्रभाव होगा प्राइस डिटरमिनेशन करने पर। और जब आपके पास टाइम ज़्यादा अधिक है, टाइम बहुत ज़्यादा है, और आप समय के अनुसार पूर्ति को परिवर्तन, टाइम मांग के अनुरूप आप पूर्ति में चेंजेस कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ति का प्रभाव जो है वो आपके मूल्य के निर्धारण में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बात क्लियर, क्रियात्मक समय है वह समय जिसमें मांग के अनुरूप, पूर्ति में मांग के अनुरूप परिवर्तन करने में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम मूल्य निर्धारण में समय तत्व के नाम से जानते हैं। अब आपको मैंने बताया है कि आपके पास समय जितना कम, मूल्य में मांग पक्ष का प्रभाव उतना ही ज़्यादा है। मैंने आपको एग्जांपल लिया है कि डिमांड 10 कमोडिटी की है और अभी जो सप्लाई हो रही है वो ओनली 5 कमोडिटी की भी हो रही है, और अब मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ 2 दिन का समय है, 2 डेज है ओनली। तो समय जब कम है तो यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल होगा और प्राइस इसी के अकॉर्डिंग डिटरमिनेट किया जाएगा।
जो प्राइस डिटरमिनेट किया जाएगा वो डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए कि अगर मेरे पास यही मेरी डिमांड है और यही मेरी सप्लाई है, बट मेरे पास समय है 10 डेज और 1 मंथ, तो यहाँ क्या होगा, सप्लाई इजी गोइंग चेंज हो जाएगी और अब सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका प्राइस डिटरमिनेट होगा। तो यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हुई। सबसे पहले मार्शल जो था वो एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने मूल्य निर्धारण में समय तत्व की बात की। इससे पहले बहुत से अर्थशास्त्री आए, बहुत सी बातें कह करके चले गए। तो उन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व होता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था, कोई समयहीन अर्थव्यवस्था है, मतलब जहाँ टाइम पीरियड को जहाँ वेटेज नहीं दिया जाता है, तो उस अर्थव्यवस्था में मूल्य जो निर्धारण होंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होंगे, उत्पादन की लागत होंगे। अगर कोई अर्थव्यवस्था टाइम लैग को इग्नोर करती है, समय तत्व पर ध्यान नहीं देती है, बिना समय के साथ अगर वो अर्थव्यवस्था चलती है, तो वहाँ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी एटलीस्ट उन्हीं के अकॉर्डिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। पर मार्शल ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने कहा कि टाइम एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। जिस तरह डिमांड और सप्लाई पावरफुल रोल प्ले करते हैं प्राइस को डिटर्मिनेट करने में, उसी तरह समय भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, समय भी मूल्य निर्धारण करने को प्रभावित करता है। तो मार्शल के अनुसार मूल्य निर्धारण में समय का महत्व इसलिए है, मूल्य निर्धारण में समय का महत्व क्यों है? समय का महत्व इसलिए है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों की साम्य स्थिति तक पहुंचने में एक पर्याप्त समय लगता है। अब वो क्या कह रहा है, मार्शल कह रहे हैं कि मूल्य निर्धारण में समय तत्व जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इट मीन समय का बहुत ज़्यादा महत्व है किसी भी कमोडिटी के जब हम प्राइस को डिटर्मिनेट करते हैं। वो किस लिए है? क्योंकि मांग व पूर्ति की शक्तियों में आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई की जो कंडीशन है, इनमें साम्य तक पहुंचने के लिए, इनको इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचने के लिए एक टाइम लगता है, एक समय लगता है। और जब वो साम्य की स्थिति तक पहुंचने में पर्याप्त समय लगता है, तो ये समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये समय ज़्यादा लग रहा है या समय कम लग रहा है। मांग को पूर्ति के पूर्ति को मांग के अनुरूप पहुंचने में, पूर्ति को मांग के अनुरूप पहुंचने में कितना समय लग रहा है, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमिनेट होगा। समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो डिमांड पावरफुल होगी, और समय अगर कम लग रहा है तो सप्लाई ज़्यादा पावरफुल होगी। ये वाली बात उन्होंने कही। अब कहा कि मांग व जो आपकी पूर्ति में समय अनुसार प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, अब मार्शल ने कहा कि मांग और पूर्ति में किस स्टाइल से टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, या मांग, पूर्ति और समय, इन तीनों को लेते हुए प्राइस कैसे डिटरमिनेट किया जाए। इसलिए मार्शल ने टाइम को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो मार्शल के अनुसार मांग व पूर्ति में समय अनुसार प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण की दृष्टि से समय अवधि को 4 भागों में बांटा। अब मार्शल ने कहा कि मांग पूर्ति को कैसे टाइम एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे पहला मार्शल ने लिया अति अल्पकाल। अति अल्पकाल का अर्थ होता है जब आपके पास बहुत कम समय होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत कम समय है, आप चेंजेस नहीं कर सकते सप्लाई में ज़्यादा, ना तो सप्लाई को घटाना संभव है और ना उस वक्त टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए सप्लाई को कम करना पॉसिबल है। इतना कम समय है कि आप उस चीज़ को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, वो आपके आउट ऑफ लिमिट है। और ऑलमोस्ट ऐसा जो मार्केट होता है वो किन कमोडिटीज़ का होता है, जैसे पेरिशेबल्स गुड्स है, वेजिटेबल्स है, दूध, मांस, मंडा, मछली, और ऐसे प्रोडक्ट की सप्लाई आप एकदम इंक्रीज नहीं कर पाते हो। तो अति अल्पकाल में डिमांड के अनुरूप सप्लाई में बिल्कुल भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। आप आपकी सप्लाई को चेंज ही नहीं कर सकते, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इस स्टाइल से एक स्ट्रेट खड़ी लाइन के समान है आपकी सप्लाई, और इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। उसमें परिवर्तन करने का कुछ तो समय लगे, पर आपके पास वो समय नहीं है। ये तो अति अल्पकाल है।
और समय इतना कम है कि एस में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते, आपके पास समय बहुत कम है। तो अब डी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी और प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू डिमांड होगा, मांग के अनुरूप होगा। मांग में कैसा परिवर्तन होता है, मांग बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगा, मांग कम होती है तो आपका कीमतें जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एस में तो परिवर्तन करना संभव नहीं है, इसलिए आपका ज़्यादा प्रभावशाली क्या रहेगी, डिमांड रहेगी और वस्तु की कीमत को निर्धारण करने में मांग का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होगा। ऐसा बाजार, ऐसी वस्तुएं हैं, दूध, अंडा, मछली, इनके मूल्य पर डी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब इसका जो आप ग्राफ बनाओगे वो इस स्टाइल से होंगे, दिस इज योर सप्लाई कर्व, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड का सप्लाई कर्व है ये आपका इस स्टाइल से है और यहाँ पर आप जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड वक्र बता रहे हो, डी 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 डी, दिस इज 0 इनिशियल स्टेज, 1 and 2 फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग। प्राइस आपका 10 रुपीज था, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया। ओ एक्स वाई, यहाँ पर आप डी और एस और यहाँ पर आप क्वांटिटी को शो कर रहे हैं और यहाँ आप पी को शो कर रहे हैं। अब आप देखिए ये है आपका वेरी शॉर्ट टर्म का जो डायग्राम है वो इस स्टाइल से, अति अल्पकाल, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं है, बट डी डी इज चेंजेबल, डी डी में परिवर्तन हो रहे हैं। देन डी जीरो इज योर इनिशियल स्टेज एंड हेयर इक्विलिब्रियम ई एंड प्राइस डिटरमिनेट इन इकोनॉमी इज 10, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो था वो 10 डिटरमिनेट हुआ। अब सपोज कीजिए डी डी इज इंक्रीज, आपकी मांग बढ़ गई, देन प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज, देन दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड सपोज कीजिए अब इकोनॉमिक में आपकी मांग कम हो गई, देन अगेन आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इस स्टाइल से यहाँ पर डिमांड ज़्यादा पावरफुल है इस लेवल पर, जब आपके पास समय ही नहीं है पूर्ति को बदलने का, आपके बस में नहीं है, आप दूध की सप्लाई कैसे इंक्रीज करोगे, गाय देगी जितना ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अंडा मुर्गी देती है, मछली नहीं हो सकता। तो सब्जी मार्केट में एक बार जितनी किसान ने उत्पादन करके दी, उनकी सप्लाई में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल समय के बाद होगा, बट यू हैव नो टाइम, आपके पास समय नहीं है, देन डिमांड इज पावरफुल फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है आपका अल्पकालीन बाजार। अब देखते हैं हम अल्पकालीन बाजार। तो अल्पकालीन बाजार वो बाजार होता है जिसमें आपके पास अति अल्पकाल से थोड़ा सा ज्यादा समय होता है, इट मीन्स यू हैव टू लिटिल मोर टाइम्स, आपके पास थोड़ा सा समय ज्यादा होता है इन कंपैरिजन देन फर्स्ट कंडीशन, पहले वाले की तुलना में आपके पास समय ज्यादा होता है। देन यू कैन चेंज स्लाइटली इन योर डिमांड, आप अपनी डिमांड में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं कर सकते, स्लाइटली बोला मैंने, स्लाइटली आप अपने डिमांड को परिवर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि वस्तु की जो पूर्ति है उसको आप डिमांड के अनुरूप तो नहीं बदल सकते, मांग के अनुरूप तो परिवर्तन संभव ही नहीं है, आप डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते हो, पर आप कुछ मात्रा में परिवर्तन कर सकते हो, कितनी, कुछ मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है यहाँ उस वस्तु की पूर्ति के साथ। और बाजार में पहले की अपेक्षा आपके पास समय कुछ अधिक है, पहले की अपेक्षा आपके पास थोड़ा सा समय कुछ ज़्यादा होता है। अतः अल्पकालीन अवधि में तो क्या होता है कि आप, जैसे ये बात तो समझ में आ गई, अति अल्पकालीन में आपके पास समय नहीं था, बट यहाँ आपके पास थोड़ा सा समय होता है, आप पूर्ति को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बट डिमांड के अनुरूप नहीं हो सकता, ये इसके लिमिटेशंस हैं कि S इक्वल टू डी, तो यहाँ भी आप इतनी पॉसिबल नहीं है कि जितना डिमांड है उतनी आपकी वो हो जाए, नहीं, आप सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ क्या होगा कि आपके पास पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बहुत अधिक टाइम है,
अतः अल्पकालीन अवधि में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी वर्तमान उत्पादन क्षमता है, आपके प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता है, एटलीस्ट आप उसका पूर्ण सदुपयोग कर सकते हो, पूर्ण सदुपयोग कर सकते हो। आप इतना ही कर सकते हो कि आपकी जो प्लांट की जो कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन एटलीस्ट आप कर सकते हो। परंतु यह नहीं संभव हो सकता है कि आप आपके प्लांट का आकार ही बदल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप केवल मात्र आपकी जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है आप उसका फुल यूटिलाइजेशन करते हुए सप्लाई को थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो, बट आप आपके प्लांट के साइज को नहीं बदल सकते, आप उसके आकार को नहीं बदल सकते, आप उसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, और आप जो है आप उसकी उत्पादन क्षमता को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप उसकी उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ा सकते। देखो आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप आकार नहीं बदल सकते, आपके फर्म का आकार नहीं बदल सकते, आप फर्मों की संख्या को नहीं बदल सकते, फर्मों की संख्या में यह संभव नहीं है। उसके बाद आप उत्पादन क्षमता को भी नहीं बढ़ा सकते हो कि मैं सोचूं कि पहले तो 100 टन उत्पादन क्षमता थी अब 150 टन उत्पादन क्षमता कर दूं, तो यहाँ पर ये सब करना संभव नहीं है। हम केवल जो क्षमता है एटलीस्ट उसी का ही सदुपयोग कर सकते हैं। तो मूल्य निर्धारण में डी का प्रभाव एस की तुलना में अधिक होगा। मूल्य निर्धारण में वापस डी का प्रभाव एस की तुलना में ज्यादा होगा। इट मीन्स डी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एस। जो भी प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा उसमें आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी इन कंपैरिजन देन, पर उतना नहीं जितना अति अल्पकाल में था। डिमांड उतनी पावरफुल नहीं होती है जितनी अति अल्पकाल में होती है। तो ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, अति अल्पकाल। पहला फर्स्ट अति अल्पकाल, उसके बाद अल्पकाल। तो अल्पकाल में आप अपने सप्लाई को स्लाइटली चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, देखिए उसका भी ग्राफ मैं यही बनाती हूँ इस तरीके से। तो ये तो आपका है ये वाला। अब यहाँ आपकी सप्लाई में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस हो जाता है। दिस इज योर एस एंड दिस इज योर डी डी। देखिए आप चाहे तो इसको भी थोड़ा सा इसी में बता सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपका सेकेंड एस। अब आपका देखिए अगर आपने सप्लाई में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, आपकी सप्लाई बढ़ गई, तो देखिए प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्राइस यहाँ आ गए, ये प्राइस यही थे और ये प्राइस और कम हो गए। इट मीन्स इन दोनों कंडीशन में देखिए सप्लाई के बढ़ते ही प्राइस में डाउनफॉल आया है, प्राइस में डाउनफॉल आया है। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ आपने क्या किया, स्लाइटली चेंज कर दिया, और स्लाइटली चेंज करने का आपका जो नतीजा हुआ वो इस स्टाइल से होगा। पहले के कंपैरिजन में आपकी कीमतें जो है वो गिर जाएगी, और इस तरीके का आपका है ग्राफ जो है आपको दिखाई देगा। तो पहले में तो आपका ग्राफ ये था, इस स्टाइल का ग्राफ था। अब देखिए ये कीमतें यहाँ आ गई, ये वाली कीमतें यही दिखाओ तो दिखा दो, वरना इसको जब आप थोड़ा सा ऐसे करते हो तो ये कीमतें भी गिर जाएगी। ये देखिए ये कीमतें यहाँ आ जाएगी और ये कीमतें आपकी यहाँ आ जाएगी जहाँ आपका डीडी ने क्रॉस किया। तो इस स्टाइल से हम देखेंगे हमने एस को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया, वापस वही डी 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 डी, इनिशियल इंक्रीज डिक्रीज, इस स्टाइल से आपका हो जाएगा। तो आप देखोगे प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के ग्राफ को मैं एक अच्छे से ग्राफ में बना देती हूँ, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस स्टाइल की कंडीशन है मार्केट की। दिस इज एमपीएस वेरी शॉर्ट टर्म, एसपीएस। अब हम देखते हैं डिमांड को। इस स्टाइल से देखिए पहली स्टेज वाले प्राइस देखिए, फर्स्ट इस वाले, ये प्राइस यहाँ था, इस वाले स्टेज में ये प्राइस यहाँ था और ये प्राइस यहाँ था। और अब इस वाले स्टेज में देखिए फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस एंड थर्ड प्राइस, फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड। तो आपके प्राइस में देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगेगा कि प्राइस कहाँ 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 कितना कितना प्राइस था, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो देखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई में चेंजेस का, सप्लाई में कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। सप्लाई में चेंजेस का हमारी डिमांड, सप्लाई में चेंजेस से प्राइस में जो है वो थोड़ा सा आपके डाउनफॉल आया है। तो ये ग्राफ आपके ये बता रहा है कि अल्पकाल आने पर फर्म अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देती है तो कीमत निर्धारण पर क्या होगा, पहले की प्राइस ये, दूसरे नंबर पे ये, इन दोनों में परिवर्तन कर लीजिए आप, और फिर इसमें और इसमें स्टडी कर लीजिए, दो में स्टडी कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस में किस स्तर से क्या क्या चेंजेस आ जाता है। अब आते हैं हम दीर्घकाल पे। अब आता है आपका तीसरा दीर्घकाल। तो दीर्घकाल में आपके पास समय अति अल्पकाल और अल्पकाल इन दोनों की तुलना में कुछ ज्यादा समय होता है आपके पास, एंड यू कैन चेंज इन बोथ सप्लाई सॉरी डिमांड पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, देन यू कैन चेंज इन योर डिमांड, आप अपने सप्लाई को पूरी तरह बदल सकते हो। दीर्घकाल में आपके पास इतना ज्यादा समय होता है कि आप अपने फर्म के पूरे आकार को बदल सकते हो, आप अपनी फर्म का विस्तार कर सकते हो, आप अपनी फर्म में, आप अपने उद्योग में फर्मों की संख्या को बदल सकते हो, आप प्लांट में मशीनों को बदल सकते हो, लेबर, कैपिटल, एनीथिंग यू कैन चेंज, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितना भी परिवर्तन ला सकते हो। तो एस में डी के अनुरूप परिवर्तन करना संभव है, एस में डी के अनुरूप परिवर्तन करना संभव है। आप एस को डी के अनुसार चेंज कर सकते हो, सप्लाई को आप बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर आप बहुत सारे चेंज कर सकते हो, आकार कर सकते हो, विस्तार कर सकते हो, फर्मों की संख्या कर सकते हो, प्लांट और मशीन को बढ़ा सकते हो। अगर डिमांड हाई है तो आप इन सबको स्टैब्लिश कर सकते हो, और अगर डिमांड कम है तो आप इन सबकी संख्या कम कर सकते हो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो अपने फर्म के आकार के अंदर, उसकी उत्पादन क्षमता के अंदर, मशीन के अंदर, लेबर, कैपिटल, सब में कर देते हैं। अगर ये हाई है तो आप हाई कर दो, और अगर ये लोअर है तो आप लोअर कर दो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के परिवर्तन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, मूल्य निर्धारण में एस का प्रभाव ज्यादा होगा। इतने टाइम तक डिमांड पावरफुल थी, अब मूल्य निर्धारण में आपका पूर्ति जो है, वस्तु की पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा। अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो जाएंगे, और सप्लाई कम हो रही है तो आपके प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। तो मूल्य निर्धारण में एस का बहुत अधिक प्रभाव होता है। एस को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, और एस को आप डिक्रीज भी कर सकते हो। इट मीन्स आप पूर्ति को बढ़ा भी सकते हो और पूर्ति को कम भी कर सकते हो। दीर्घकाल में आपके पास इतना ज्यादा समय होता है। अतः उत्पत्ति के नियम जो होंगे यहाँ, वो भी उत्पत्ति के नियमों का भी प्रभाव पड़ता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति के नियमों का भी प्रभाव पड़ता है मूल्य निर्धारण पे। उत्पत्ति के नियम मीन्स लॉज ऑफ रिटर्न, आपने पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। द लॉज ऑफ रिटर्न इज आल्सो अफेक्टेड द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो उत्पत्ति के नियमों का भी मूल्य निर्धारण में प्रभाव पड़ेगा, और इस ये भी जो है वो आपके मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल करेंगे, क्योंकि फर्म के आकार में विस्तार और संकुचन, जब आप फर्म का या तो आप विस्तार करते हो या फिर आपने क्या कर दिया, संकुचन कर दिया। आपने दो चीजें करी, या तो आपने क्या किया, फर्म का विस्तार किया क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग जाना है, या आपने संकुचन किया क्योंकि डिमांड कम है।
तो जब आप फर्म का विस्तार और फर्म का संकुचन करते हो तो उत्पादन के नियम क्रियाशील हो जाते हैं। ये जो उत्पत्ति के नियम है, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, वो नियम क्रियाशील हो जाते हैं। हम जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर फर्म का साइज या सप्लाई को घटाने या बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो ये उत्पत्ति के तीनों नियम क्रियाशील हो जाते हैं। और उत्पत्ति के नियम क्रियाशील हो जाने पर इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? उत्पादन लागत पर पड़ता है। उत्पत्ति के नियमों का जो प्रभाव है वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट पर लगता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर लगता है। तो उत्पत्ति के नियमों के अनुसार उत्पादन लागत परिवर्तित हो जाती है और जैसे ही उत्पादन लागत परिवर्तित होती है उस पर्टिकुलर जो कमोडिटी है आपकी, एटलीस्ट उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो उत्पत्ति के जो नियम हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को पता है। जैसे उत्पत्ति वृद्धि नियम, तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या है? कम आती है, जबकि उनका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आ रहा है। कि आपने तो पहले मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है आपके उत्पत्ति ह्रास नियम और तीसरा है आपके उत्पत्ति समता नियम। ये तीनों नियम जो है वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को डिटरमिनेट करने में पावरफुल रोल प्ले करते हैं।